हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। अग्निवीर जीडी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके आए हैं। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिए, अपनी तैयारी को और भी अच्छा बनाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर कहाँ पर नहीं बनवाया था। ये जो राजा जयसिंह थे उन्होंने 5 जगह जंतर मंतर बनवाया था। और 5 जगह कौन कौन सी हैं? जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, इसके अलावा मथुरा और वाराणसी। मथुरा और वाराणसी, ठीक है, इसको बनारस भी बोलते हैं। तो ये 5 जगह पे क्या बनाया था इन्होंने? जंतर मंतर बनवाया था। ये कोलकाता ऐसी जगह थी जिस पे जंतर मंतर नहीं बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा था, कब हुआ? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में कुछ फैक्ट लिख लीजिए। देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में फैक्ट क्या है। पहला फैक्ट है कि ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी पहला व्यक्ति था जो इस किसी भी युद्ध में, मतलब इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध में मारा गया था, युद्ध में मारा गया था, ठीक है। यानी इससे पहले कोई भी शासक युद्ध के अंतर्गत नहीं मारा गया था, बाकी ये पहला शासक था जो युद्ध में मारा गया था। अगला पॉइंट क्या है कि ये इस युद्ध में जो तोपों का प्रयोग पहली बार हुआ था, तोपों का प्रयोग तोपों का प्रयोग पहली बार किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस युद्ध में तोपों का प्रयोग सर्वाधिक सबसे पहली बार किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत का पहला युद्ध। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, देखिए तुगलकुमा पद्धति, तुगलकुमा पद्धति का प्रयोग भी पहली बार किसमें किया गया था? तो इसी युद्ध में तुगलकुमा पद्धति का प्रयोग पहली बार किया गया था, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिए। क्योंकि ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, इसलिए बाबर से संबंधित फैक्ट भी साथ में नोट कर लीजिए। देखिए बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। 4 युद्ध कौन कौन से थे? एक तो पानीपत का पहला युद्ध हो गया, दूसरा हो गया खानवा का युद्ध, तीसरा हो गया आपका चंदेरी, और चौथा हो गया आपका घाघरा का युद्ध, ठीक है। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा था, 27 या 28 में, और ये आपका 29 में। इनका क्रम भी पूछा जाता है कभी कभी, तो मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा। ट्रिक क्या है उसकी, क्रम नोट करने की। देखिए खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और आपका राणा सांगा के बीच में, ठीक है, राणा सांगा। और इस युद्ध की खास बात क्या है कि बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो वो खानवा का युद्ध में दिया था। चंदेरी का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था? बाबर और मेदिनी राय, मेदिनी राय के बीच में हुआ था। और जो घाघरा का युद्ध हुआ था वो बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था, अफगानों के बीच में, ठीक है। अब बात करें इसका क्रम क्या है, तो देखिए पहले हुआ था पानीपत का युद्ध, इसको हम नोट कर सकते हैं कि बाबर ने पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चाय पी, और फिर घर गया और मर गया, ठीक है। मैंने पानी पिया, चाय खाना खाया, चाय पी, घर गया और मर गया। पानी से हो गया पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, और मर से मर गया। 1930 में क्या हो गया था? बाबर मर गया था। सॉरी 1930 में नहीं, 1530 में। 1530 में क्या हो गया था? बाबर मर गया था, ठीक है। बाबर की एक बेटी भी थी, उस बेटी का नाम क्या था? गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम थी। इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है? हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, ठीक है। ये हुमायूं की बहन भी थी और बाबर की लड़की। तो इसकी पुस्तक का नाम क्या है? हुमायूं नामा। ये पूछा था हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। तो ये सारे फैक्ट थे जो आपको ध्यान रखने हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये 3 पॉइंट है, कौन कौन से? मानव का जन्म अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। काला महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। सबसे गर्म स्थान अफ्रीका महाद्वीप में ही है। किस देश में है? तो वो अल्जीरिया में है। और अगला पॉइंट क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है आपकी? किलिमंजारो, किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो किलिमंजारो। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें कि जो तीनों रेखाएं कौन कौन सी? यानी कि विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और आपकी मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो ये तीनों रेखाएं आपकी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, ठीक है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं तो वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। ये सारे पॉइंट है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन थे? तो नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के बारे में सारी डिटेल मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखी है, तो वहां से आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीटीए का विस्तारित रूप क्या है? जीटीए का विस्तारित रूप है गोरखलैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आपका जीटीए का विस्तारित रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस देश से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो देखिए ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी वो एथेंस यानी कि यूनान से शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई? 1896 से। ठीक है, 1896 पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। और ओलंपिक खेलों के लिए ओलंपिक कमेटी की स्थापना जो हुई थी वो 1894 में हुई थी। 1894 में। ठीक है, ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 1896 में पहली बार ओलंपिक खेले गए थे। बात करें हाल ही में तो 2020 में ओलंपिक खेले गए थे। वो कहाँ खेले गए थे? टोक्यो जापान में। ठीक है, और 2024 में कहाँ होने वाले हैं, यानी इसी साल कहाँ होने वाले हैं 2024 में, तो ये होने वाले हैं आपके पेरिस यानी कि फ्रांस में। ठीक है, पेरिस यानी कि फ्रांस में। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1979 में किसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखिए किसे मिला था, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कई बार बताया हुआ, हर वीडियो में बताया हुआ जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, शेयर कीमतों में अपराइजिंग ट्रेंड किसे कहा जाता है। तो देखिए शेयरों की कीमतों में बढ़ने को बोलते हैं आपका बुलिंग ट्रेंड, और घटने को बोलते हैं आप बियर ट्रेंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्सरा क्या है? अप्सरा क्या है? अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो वो आपका अप्सरा ही है। ठीक है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो वो आपका अप्सरा ही है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1956 में हुई थी। 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। यदि बात करें एशिया महाद्वीप के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है आपका बोर्नियो। और बोर्नियो एकमात्र ऐसा द्वीप है जिस पर 3 देशों का कब्जा है, यानी 3 देश आपके स्थित हैं बोर्नियो पे। कौन कौन से देश 3 स्थित हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई। तीनों देश किस महाद्वीप पर किस द्वीप पर स्थित हैं? तो वो आपके बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। यदि बात करें मांजुली द्वीप की, तो ये भारत के असम राज्य में है और ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी के बीच में बना हुआ द्वीप है। और एक नदी कौन सी है आपकी? तो ये नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कौन सी नदी है आपकी? ब्रह्मपुत्र। किस राज्य में है? तो असम राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी द्वीप समूह की खोज किसने की थी। देखिए पश्चिमी द्वीप समूह होता क्या है? आपने वेस्ट इंडीज का नाम सुना होगा। वेस्ट इंडीज यानी क्रिस गेल वाली जो टीम है वो क्या है? वेस्ट इंडीज। यानी इस देश की जो इस जो समूह थे, यानी ये जो द्वीपों का समूह है वेस्ट इंडीज, इसकी खोज किसने की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, ने इसकी खोज की थी। इसी को बोलते हैं पश्चिमी द्वीप समूह। ठीक है, इसके आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टोफर कोलंबस। वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी? वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, भारत की खोज नहीं की थी, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से संविधान से लिए गए? तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए? तो वो आपके आयरलैंड से लिए गए। तो साथ में और नोट कर लीजिए कि आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया गया है? तो वो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में से क्या क्या लिया गया था? प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली गई है। इसके अलावा समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो वो भी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से आपका संसदीय पद्धति कहाँ से ली गई है? तो आपकी ब्रिटेन से ली गई है। इसके अलावा एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो वो भी आपकी ब्रिटेन से ली गई है। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो यहाँ से आपका क्या क्या लिया गया है? तो देखिए यहाँ से लिया गया मूल अधिकार। इसके अलावा आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यानी महाभियोग कहाँ से लिया गया? महाभियोग भी वहीं से लिया गया। इसके अलावा आपको बात करें तो देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई थी? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा 1948 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रचना कुलदीप नैय्यर की है? तो देखिए द जजमेंट, बियॉन्ड द लाइन्स, इन जेल, ये सारी रचना किसकी हैं? कुलदीप नैय्यर की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कुन्नाकुडी वैद्यनाथन किससे संबंधित है? तो इनका संबंध है वायलिन से। बात करें गिटार के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो ब्रिजभूषण कबरा। ब्रिजभूषण कबरा का संबंध किससे है? तो गिटार से। तबला का संबंध किससे है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा की सतह पर क्या होता है? चंद्रमा की सतह पर क्या द्रव्यमान कम हो जाता है, द्रव्यमान और भार कम हो जाता है। द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं, द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो द्रव्यमान होता है, जो आपका मास होता है, वो आपका कहीं भी चेंज नहीं होता, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी ग्रह पर चले जाइए, चाहे पहाड़ों में चले जाइए, द्रव्यमान आपका कभी भी कम नहीं होता है। लेकिन जो आपका भार होता है, यानी जो डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का मान क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एम जी। क्योंकि जी का मान क्या होता है? चेंज होता रहता है, इसलिए डब्ल्यू का मान भी क्या होता है? चेंज होता रहता है। इसलिए आपका भार चेंज होता रहता है, लेकिन मास आपका द्रव्यमान आपकी कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक, किसी भी ग्रह पे चले जाओगे आपका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका भार परिवर्तित होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिमटा यानी फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? चिमटा किस प्रकार उत्तोलक? तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। यदि बात करें तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में और क्या क्या आता है? तो किसान का हल, यानी किसान का हल, ये किस में आता है? तृतीय श्रेणी में। मानव का हाथ, मानव हाथ किसमें आता है? ये भी तृतीय श्रेणी में आता है। बात करें प्रथम श्रेणी में, तो प्रथम श्रेणी में कौन कौन आता है? प्रथम श्रेणी में आता है कैंची, कैंची आता है, और आपका आता है साइकिल का ब्रेक, यानी साइकिल का ब्रेक, तराजू। ठीक है, इसके अलावा आपका आता है सीसा, यानी जो झूला होता है इस टाइप का आपने बैठ के झूला होगा, यहाँ पे लगा होता है। ये सीसा जो होता है वो किसमें आता है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आता है। बात करें द्वितीय श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में कौन कौन सा आता है? तो सरौता, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी। ठीक है, उसके अलावा नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन। ठीक है, उसके बाद दरवाजा, दरवाजा किसमें में आएगा? ये आपका द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आएगा। ठीक है, ये आपके होते हैं उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य लगने वाला क्या? ससंजक बल। ससंजक बल क्या होता है? समान जो अणु होते हैं उनके बीच में लगने वाला बल होता है, यानी एक ही प्रकार के अणुओं के बीच में लगने वाला बल क्या है? ससंजक बल। तो ये आपका क्या होता है? द्रव में पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण होता है ससंजक बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन का प्रतिरोध क्या होता है? कार्बन का प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन का प्रतिरोध क्या घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर शून्य होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन का प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? घटता है। यानी जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? प्रतिरोध हमारा घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? यदि हम पीले कलर में नीला कलर मिलाते हैं तो हमारा रंग कैसा बन जाता है? तो हमारा रंग काला बन जाता है। इसका मतलब पीली रोशनी में हम नीला रंग मिलाएंगे या नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो हमें काली वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, पीला प्लस नीला कैसा हो जाता है? काला। तो ये आपका पीला रोशनी में नीली वस्तु मिलाने पर कैसी दिखाएगी हमें? वो हमें काली दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि के समूह को क्या कहते हैं? तो इनको हेलोजन समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हेलोजन समूह बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन से वर्ग में आते हैं? ये आपके समूह होता है 17A, समूह 17A में आते हैं। ठीक है, आवाज सारणी के 17A समूह में आपके आते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी अक्रिय गैस है? तो इसमें अक्रिय गैस कौन सी है? ये सारी की सारी क्या है? अक्रिय गैस है, यानी क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये रेकॉन नहीं, इसको कहेंगे रेडॉन। तो ये कौन सी गैस हो जाएंगी? आप सारी अक्रिय गैस होती है, ये आपकी क्रियाशील नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, जंग से बचाने के लिए लोहे और इस्पात पर कलई चढ़ाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो उसका किसका प्रयोग किया जाता है? जस्ते का, यानी जिंक का प्रयोग किया जाता है। इस क्रिया के लिए क्या कहलाती है? ये क्रिया आपकी जस्तीकरण कहलाती है। इसलिए प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आया था जस्तीकरण क्या होता है? तो यही क्रिया होती है जस्तीकरण। ठीक है, किसी तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप में क्या समान होते हैं? तो समस्थानिक में क्या समान होते हैं? आपके प्रोटॉन समान होते हैं। जैसे आपने हाइड्रोजन के समस्थानिक पढ़े होंगे 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम, इसको टाइटियम। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, इसमें ये क्या है? ये आपके समान है। ये क्या होते हैं? आपके प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? पारा, यानी कि मरकरी का प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि मरकरी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो वो आपका 80 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो उसका 80 होता है। पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो देखिए पावर हाउस किसे कहते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, यानी कि
ऊर्जा ग्रह कहलाता है। इस बात करें राइबोसोम को, तो इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री इसको बोलते हैं राइबोसोम को। ठीक है, राइबोसोम सबसे छोटा क्या होता है, कोशिका का सबसे छोटा खंड कौन सा होता है, सबसे छोटा कण वो भी क्या होता है, राइबोसोम होता है। सबसे छोटा कण कौन सा होता है, वो राइबोसोम होता है। बात करें राइबोसोम को, तो इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सेंट्रोसोम किस काम आता है, सेंट्रोसोम विभाजन के काम आता है। यानी यदि आपको कोई चोट लग जाती है तो उसके बाद में चोट अपने आप धीरे धीरे सही हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है, वो सेंट्रोसोम की वजह से ही कोशिका विभाजन के बाद में क्या होती है, सही हो जाती है। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है, इसमें टिटनेस है। जबकि रेबीज किससे होता है, वायरस से। कैंसर किससे होता है, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से। ठीक है, यानी ऐसी कोशिकाओं की इतनी तेजी से वृद्धि होती है कि वो कंट्रोल में नहीं आती, तो उसको कैंसर का रूप बोला जाता है। ठीक है, मलेरिया किससे होता है, मलेरिया परजीवी से होता है। और परजीवी, मलेरिया किससे होता है, परजीवी से। ठीक है, और मलेरिया किस मच्छर की वजह से होता है, तो मादा एनाफ्लिस की वजह से, मादा एनाफ्लिस एनाफ्लिस की वजह से क्या होता है, मलेरिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, लगभग 70% होती है। लेकिन 70% ऑप्शन में नहीं है, तो इसके निकटतम कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 80%। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो किस अंग में होती है, उंगलियों में सबसे ज्यादा हड्डियों की संख्या होती है। कपास किससे प्राप्त होता है, तो कपास आपका किससे प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपके रीजनिंग क्वेश्चन शुरू होंगे। के भी एस ऐसे कथन है ताकि अगर के कभी दोनों सत्य हैं तो एस क्या होगा, असत्य होगा। यानी दोनों, ये अगर दोनों सत्य होंगे तो आपका एस क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। के हमेशा सत्य है, के सत्य है, इसका मतलब क्या है, वी भी सत्य होगा। और वी सत्य होगा, इसका मतलब एस क्या होगा, असत्य होगा। आपसे पूछा है कि वी हमेशा असत्य है, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। अगर एस सत्य है तो वी असत्य होगा, लेकिन वी तो सत्य होना चाहिए क्योंकि के और वी दोनों सत्य हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। एस हमेशा सत्य है, लेकिन एस यहाँ पर असत्य रखा तो ये भी गलत होगा। तो ये ऑप्शन बचा जो कि हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्याम एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है उत्तर की ओर, मान लीजिए यहाँ से उत्तर की दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। उसके बाद फिर वो अपने दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है इधर, चलता है 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर हो गया, ये 5 किलोमीटर हो गया, क्योंकि 5 किलोमीटर दे रखा है इसने। फिर अपने बाएं मुड़कर, ठीक है, अपने बाएं मुड़कर आगे चलता है, तो बाएं, इसका बाएं किधर होगा, इसका ऊपर होगा बाएं, ये इधर दिशा में चलेगा। अब आपसे पूछा वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो किस दिशा की ओर जा रहा है, ये दिशा कौन सी थी, हमारी उत्तर मानी थी, तो हमारी दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर दिशा आपकी हो जाएगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, उस आदमी का महिला से क्या संबंध है। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी महिला होगी, ठीक है, ये उसका पति हो गया, ये पति और ये आपकी महिला, इस पति का ये पिता होंगे। ठीक है, तो ये इसके कौन होंगे, ससुर। ठीक है, अब कह रहा है जो जो आदमी है वो कौन है, उसके पिता। एक आदमी बच्चा कराते हुए महिला ने कहा उसके ससुर के पिता, यानी इसके ससुर, ये ससुर कब बनेगा, ये ससुर कब बनेगा, जब इसकी एक लड़की होगी और उस लड़की का जो पति होगा उसके कौन होंगे, ये ससुर होंगे। ठीक है, अब आप देखिए, उसने कहा कि उसके ससुर के पिता, इसके ससुर के पिता, इसके ससुर के पिता, यानी ये हो गए, सॉरी, इसके ससुर के पिता यानी कि ये हो गए, कौन है, उसके ससुर है, यानी इसके ससुर है। तो ये कौन हुआ, ये इसकी कौन हुई, सास हो गई, ये इसकी पत्नी हो गई, सॉरी ये इसकी पत्नी हो गई, ये पत्नी का ये पिता हो गया, यानी इसका भी ये क्या हो गया, दामाद हो गया। और इसकी के कौन है, इसकी, ये इसकी पत्नी है, तो ये इसका भी दामाद हो गया। ठीक है, आपसे पूछा है कि ये जो आदमी है वो इस औरत का कौन लगेगा, इस औरत का कौन लगेगा, दामाद लगेगा। यानी आपकी लड़की का पति आपका कौन लगेगा, तो दामाद लगता है। ये आपसे पूछा है कि आपका कौन लगेगा, तो दामाद लगेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 4 व्यक्ति एबीसीडी एक टेबल पर बैठे हुए हैं, इस तरह से एक टेबल बनी हुई है, उसमें 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं एबीसीडी, ये सी के सामने है, ये ए है और ये सी है। आपसे बोला है कि जो सी के बाएं कौन है, सी के बाएं कौन है, तो आपका डी है। डी कहाँ जाएगा, यहाँ पे है, तो बी कौन कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। ठीक, क्योंकि क्योंकि इनका मुंह क्या है, अंदर की ओर है, तो सी का बाएं किधर बनेगा, इधर ही बनेगा। ठीक है, इस तरह से हम फिगर बना लेते हैं। उसके बाद में आपसे पूछा कौन सा सही है, इनमें कौन सही हो जाएगा, ए बी का पड़ोसी नहीं है, ए बी का पड़ोसी नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ए सी का पड़ोसी नहीं है, ए सी का पड़ोसी नहीं है, तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से निम्न संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे जड़ का संबंध तना से, सा का संबंध किसका,
देखिए जड़ के बाद में क्या आता है? तना। तो शाखा के बाद में क्या आती है? पत्ती आती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? वो आपकी 1 होती है। ठीक है, प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं होता है। शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 0.18 पे बार का मान क्या होगा? तो देखिए ये बार वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए आपको दे रखा है 0.1 और 8 के ऊपर बार है। ठीक है, 1 के ऊपर बार नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए जितना लिखा हुआ उतना लिख लीजिए, यानी पहले 1 8 को लिख लीजिए, जितने के ऊपर बार नहीं है उतना माइनस कर दीजिए, यानी 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 माइनस कर दिया, बटे में जितने के ऊपर बार है यानी 1 अंक के ऊपर बार है 1 9 लिख लीजिए, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लगा दीजिए, यानी कि ऊपर कितना बचेगा? 18 माइनस के यानी कि 17, और बटे में कितना आ जाएगा? 90, यानी 17 बटे 90 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 1 की पावर माइनस के 9 किसके बराबर होगा? तो ये 1/1 की पावर 9 के बराबर हो जाएगा। ये आपको पहले भी समझाया हुआ कैसे होता है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन दिया है एक n बहुभुज में विकर्ण कितने होते हैं? तो ये विकर्णों का फॉर्मूला दे रखा है, इसका प्रयोग हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में किया था। तो विकर्णों का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस के 3 बटे में 2, n माइनस के 3 बटे में 2, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्गाकार खेत का परिमाप दे रखा है 36 मीटर है, तो उसकी एक भुजा कितनी होगी? तो देखिए परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणा भुजा। वर्ग में कितनी भुजा होती है? 4 भुजा होती हैं, और चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है, यानी कि 4 इंटू भुजा बराबर 36। यहाँ से भुजा बराबर कितना निकल जाएगा? 36 बटे में 4 यानी कि 9। तो भुजा कितने मीटर की हो जाएगी? 9 मीटर की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका मान 1 होता है? देखिए cot 45 का मान भी 1 होता है, sec 0 का भी, और cosec 90 का भी मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ये यहाँ पर क्या है? बोर्ड मार्क्स नियम पर आधारित क्वेश्चन है। बोर्ड मार्क्स नियम क्वेश्चन में आपको अब तक कराता आया हूँ, तो आपको इस क्वेश्चन को खुद करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 220 तथा 300 का लघुत्तम समावर्तक बताइए क्या होगा? तो देखिए लघुत्तम समावर्तक क्या होता है? वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन संख्याओं से क्या होगी? कटेगी। तो जो संख्या इन सबसे कटेगी वो संख्या 300 से कटेगी, 220 से भी कटेगी। तो जो संख्या 300 से कटेगी वो 3 से भी तो कटेगी, क्योंकि यदि कोई संख्या मान लीजिए आपकी 25 है, मान लीजिए कोई संख्या 25 है, ठीक है, तो ये संख्या किससे कटेगी? 25 से तो कटेगी। उसके अलावा 25 के जो फैक्टर होते हैं यानी कि 5 से भी कटेगी। इसका मतलब जो संख्या 300 से कटेगी वो 300 के फैक्टर यानी कि 3 से भी कटेगी। और 3 से कटने की शर्त क्या होती है? 3 से कटने की शर्त ये होती है कि उसके अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके अंकों का जोड़ 3 से कट जाए। तो देखिए इसमें कितना है? 4 और 1 5 और 5 10, 10 3 से नहीं कटता है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 8 और 3 11, 11 3 से नहीं कटता तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 6 और 6 12 और 1 13, 13 3 से नहीं कटता ये भी आंसर नहीं होगा। 3 और 3 6, 6 3 से कटता है तो इसलिए आपका क्या होगा? ये आंसर आपका हो जाएगा। यानी आपके इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3300, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आपको 3 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाना था इस पर, तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कितने का 40% 12.8 होगा? देखिए हमने मान लिया इसके लिए क्या मान लिया? x, यानी x का 40%, तो 40 बट्टे 100 हो जाएगा, और ये किसके बराबर दे रखा है? 12.8 के बराबर दे रखा है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 का गुणा इसमें करेंगे 128 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 128 बटे में 4, 4 से काटेंगे तो 4 और 3 2 32 बार कटेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी और उसे 600 रुपये में बेच दिया, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 500 में खरीदी 600 में बेच, लाभ कितने का हुआ? 100 रुपये का। और कितने पे हुआ? 500 रुपये पे। परसेंटेज में निकालना तो गुणा कर देंगे 100 का, तो 2 0 से 2 0 खत्म, 5 से कटेगा आपका 20 बार। ठीक है, कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा? 20% का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 11 23 x और 40 का 11 23 और तथा x का औसत कितना है? 40 है, तो x का मान बताइए। तो औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बट्टे में संख्या, इन सब का योग कितना हो जाएगा? 11 + 23 + x, यानी 11 23 34 34 + x, यानी कि 34 + x बटे में संख्या कितनी है? 1 2 3, और ये किसके बराबर दे रखा है? 40 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 40 × 120, तो x बराबर हो जाएगा 40 × 120 - के 34, ये हो जाएगा आपका 86। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 86 निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 75 को छोटी से छोटी किस संख्या से भाग किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए? ये 75 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो 75 में जब 3 का भाग करेंगे कितना आएगा? 25। 25 क्या होती है? एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से दुगुना हो जाएगा? यानी यदि कोई धन आपका 1 रुपया था
तो 5% दर से कितने वर्षों में वो 2 रुपये हो जाएगा। यदि कोई धन 1 रुपया है, 2 रुपये हो रहा है, इसका मतलब ब्याज कितनी मिल रही है, 2 माइनस के 1, यानी कि 1 रुपये ब्याज मिल रही है, क्योंकि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस के मूलधन। तो 1 रुपये की ब्याज मिल रही है आपको कितने रुपए पे, मूलधन आपने 1 माना था, दर आपकी कितनी है 5% की, समय हमको निकालना है टी, और टाइम कितना आ जाएगा 100, 5 से कटेगा आपका 20 बार और 20 एकम 20, टी बराबर कितना आ जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, क्योंकि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। तो टी बराबर कितना आ जाएगा 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स अनुपात वाई बराबर दे रखा है 6 अनुपात 5, इसका मान बताइए। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। एक्स बराबर 6 रखना है, वाई बराबर 5 रखना है। तो जब एक्स बराबर 6 रखेंगे तो देखिए एक्स बराबर हम कितना रखेंगे 6 रखेंगे, तो 6 पंजे 30, यहाँ पे 30 मिल जाएगा, और यहाँ से 5 तिया 15 मिल जाएगा, और यहाँ से 6 पंजे 30 माइनस के 5 तिया 15, 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा 45, और बट्टे में कितना आ जाएगा 30 माइनस के 15 यानी कि 15। तो ये आ जाएगा आपका 15 तिया 45, 15 एकम 15, यानी 3 अनुपात 1 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 350 किलोमीटर दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा। समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे 4। दूरी कितनी है आपकी 350, 350 में 4 कितनी है 75, तो काट पीट कर लेंगे। कैसे काटेंगे देखिए, यहाँ पर कटेगा 15 से 15 पन्ना 75, सॉरी 15 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 15 बार, और 5 से कटेगा आपका 70 बार, उसके बाद 5 से कटेगा फिर 3 बार, और 5 से कटेगा ये आपका 14 बार, यानी 14/3। 14/3 का मतलब हो गया 4 तिया 12, सॉरी 3 चौक 12 और 2/3, यानी 4 घंटे 2/3, 2/3 घंटे हम मिनट में चेंज करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, 3 से कटेगा 20 पर, और 20 दूनी 40, यानी कि 4 घंटे 40 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत।